मंच पर उपस्थित जगजीत चंद्रा, सीएमडी फर्स्ट इंडिया न्यूज़, पवन अरोड़ा जी, आईएएस सेवानिवृत्त सीओ एवं एमडी फर्स्ट इंडिया, डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी, आईएएस जिला कलेक्टर, वीरेंद्र चौधरी जी, निदेशक फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जैनेन्द्र सिंह शेखावत, वरिष्ठ संपादक फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डॉक्टर ज्योति बंसल, निदेशक आईवीएफ सेंटर, उपस्थित सभी छायाचित्रकार बंधु भाई और बहनों, फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस वर्षागांठ समारोह में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति आ रही है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे याद है कुछ समय पहले आपके यहाँ आना हुआ था। मैंने मीडिया का पंचतत्व ऐप का लोकार्पण भी किया था। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। फर्स्ट इंडिया समूह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब, इन तीनों ही मीडिया पर कार्यरत हैं। ये महत्वपूर्ण है। अब आपके इस समूह द्वारा वेब सीरीज का भी शुभारंभ किया जा रहा है, एक अच्छी बात है। पर मैं ये मानता हूँ कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि यह लोकतंत्र की जड़ों को खींचकर उसे सदा हरा रखने का कार्य करता है। लोकतंत्र की जड़ों से खींचने का अर्थ है लोगों के सही सूचना देते हुए उन्हें अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक करने के साथ कर्तव्य के लिए प्रेरित करे। अभी मैं ये सोच रहा था कि प्रिंट मीडिया तो अपने बहुत सालों से अपने भारत में भी चालू है, दुनिया में चालू है, लेकिन टेलीविज़न कब से आया मैं ढूंढ रहा था तो मुझे पता चला कि वो भारत में तो 15 सितंबर 1959 में आया। शायद वो रेडियो से कनेक्ट होगा। दिल्ली में यूनेस्को के सहायता से प्रायोगिक सेवा में शुरू किया। प्रायोगिकता थी जब शुरू में 1959 में शुरू किया। मैं ये भी सोच रहा था कि आप यहाँ अमेरिका में यह 1928 में शुरू हो गया, 1928, और ब्रिटेन में 1929 को शुरू हो गया है। और हमारे भारत में जो आया तो 59 को आया और 1965 में दैनिक प्रसारण शुरू हो गया और 1975 में साइट परियोजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्र तक गया 1975 में। और आप देखते होंगे, आपको भी मालूम होगा कि वो चलते चलते बंद पड़ती थी टीवी, तो थोड़ी देर तक बंद पड़ी तो फिर उसमें एक लाइन आती थी, रुकावट के लिए खेद है, रुकावट के लिए खेद है, एक लाइन आ जाती थी और फिर से चालू होता था। तो ऐसे अपने यहाँ मुझे याद है कि जब टेलीविज़न चालू हो गया और उसमें रामायण लगा, तो मैं तो महाराष्ट्र में देखा कि शहरों में उस टाइम
रास्ते पे कोई आदमी दिखता नहीं था। तो ऐसा लगता था कि उस समय कर्फ्यू लगा शहर में, सभी वो टीवी के सामने बैठते थे और छोटा सा टीवी था, काला और सफेद, तो भी लोग छोटे इसमें घर में बैठकर, खुद के घर में नहीं तो पड़ोस वाले के घर में कहीं और कहीं देखने जाते थे। और वो रामायण के बारे में भी बहुत लोगों की दिलचस्पी थी, अभी भी है। और वो तो उन्होंने सारे विश्व में उसका बोलबाला भी है। मुझे याद है कि जो पश्चिम के एक लेखक है मैक्स मुलर, उन्होंने उनके किताब में लिखा है, और वो किताब से पंडित नेहरू ने वो उनके डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसका प्यारा छापा है। तो वो बोलता है कि भारत के लोग अजब है, वो मैक्स मुलर कहता, हजारों साल हो गए दो किताबें, लेकिन अभी भी उसका प्रभाव, अभी भी उसके लिए उनका दिलचस्पी आज भी कायम है। वो दो किताबें, एक रामायण, दूसरा महाभारत। तो ये तो हमारी संस्कृति है और बाहर के लोगों को भी पता चला। और रामायण तो मुस्लिम देश में भी होता है, अच्छी तरह से होता है। और जो राम का जो सब राम लीला करते हैं, वो सब पात्र जो है सब मुस्लिम लोग के हैं, कोई इसमें हिंदू नहीं। तो भी हर साल करते हैं, हर साल सालों साल करते हैं, ये भी आप देखते होंगे। और मुझे ये लगा कि अभी अपना रंगीत जो शुरू हो गया है कलर का, वो 1962 में, 1982 में शुरू हो गया, 1982 में शुरू हो गया, वो भी आप देखते। लेकिन बाद में जो 1991 में जब उदारीकरण, खासगीकरण ये शुरू हो गया, तो फिर बहुत लोगों ने स्वयं के टेलीविज़न में निकाले। आपको भी सबको पता है, 2 साल पहले आपने भी निकाला है। तो अभी ये चलते रहेगा, जिसके मन में आएगा, जिसके पास थोड़ी पूंजी होगी और उसको लगा कि मैं भी कर सकता हूँ टेलीविज़न, जो टेलीविज़न में काम करते उनको भी लगता है कि हम भी टेलीविज़न चलाएंगे, तो वो भी करेंगे। ऐसे बहुत करते हैं और करना भी चाहिए, कुछ हरकत नहीं। तो ऐसे उदारीकरण के और इसमें जो हुआ वो आप देखते होंगे सब। मुझे ये लगता है कि अभी टेलीविज़न में तो न्यूज़ होती है, बहुत सारे चित्र दिखाई देते हैं, बहुत सभी प्रकार की न्यूज़ और सभी प्रकार के जो लोगों के पास जाना, लोगों के मन में लाना है, वो सब दिखाते हैं। मुझे कहीं एक आधे शहर में ज़्यादा कचरा हुआ तो वो भी दिखाते, कहीं मारपीट हुई तो वो भी दिखाते, 2 नेताओं में झगड़ा हुआ तो वो भी दिखाते, 2 पार्टी में क्या चल रहा वो भी दिखाते। एक पार्टी ने ये बोला तो दूसरा बोलता उनके तरफ से ये आया, तुमको क्या कहना है? नहीं, उन्होंने तो तुम्हारे बारे में ये बोला है, तुमको क्या बोलना है? तो ऐसे तो चलते हैं, लोगों को ये पसंद होता है। और मीडिया का हो, प्रिंट मीडिया का हो, जिस न्यूज़ को वैल्यू रहती वो न्यूज़ पहले जाती। वैल्यू बोलो तो ज़्यादा लोग देखेंगे और दिलचस्पी से देखेंगे, दिलचस्पी से लोग देखते पढ़ते। ऐसी जो न्यूज़ होगी, जो न्यूज़ होते वो तो पहले डालते हैं। हमारे APJ अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे, और वो जब राष्ट्रपति थे तब इजराइल गए और उन्होंने उनका वो जो अनुभव है वो उनके एक किताब में छापा है। वो बोले भाई इजराइल में गया तो 2-3 दिन मैं पेपर पढ़ता तो पहले पेज पर वो इजराइल में संशोधन हुआ क्या,
तो ये न्यूज आती थी। और जो हमारे यहाँ बलात्कार है, तुम्हारे किसी का दुराचार किया, वो ऐसी जो न्यूज होती है वो बहुत आखिरी के पेज पे इधर उधर छोटी सी डाल देते, लेकिन भारत पे नहीं। भारत में तो पहला पेज पर और बड़ी इस पे ये लाइन, ये न्यूज़ आती है। ये उन्होंने उसकी ज़रा थोड़ी खंत भी व्यक्त की थी कि जो अपने को लोगों को देना है और जो लोगों के मन में बसाना है, लोगों के सिर में डालना है, जिससे हमारा देश का लाभ होगा, जिसके हमारे समाज का लाभ होगा, ऐसी न्यूज लोगों के पास जाना चाहिए, लोगों को हैमरिंग करना चाहिए ऐसे न्यूज कि तेरी लाइन, ये लाइन पकड़ो, तेरा भला हो जाएगा, समाज का भला हो जाएगा, देश का भला हो जाएगा। ये लाइन पकड़ना जरूर है। और ऐसी न्यूज करना, मुझे भी लगता है कि मुझे किसी को सुझाव देने का तो ज़्यादा हक नहीं है, क्यों? आपको सबको स्वातंत्र्य है। आप स्वतंत्र होने के बाद आपको कुछ भी बोलना, कुछ भी लिखना, कुछ भी करना, ये तो स्वातंत्र्य है। कई लोग तो कुछ भी बोलते थे, वो बोलते रहते, लोग सुने न सुने बोलते रहते। लेकिन मुझे लगता है पवन जी, मैं बार बार भी बोलता हूँ, हमारे विश्वविद्यालय में बोलता हूँ कि हमारा भारत का जो इतिहास है, वो इतिहास हमारे अभी नए पीढ़ी को मालूम ही नहीं ज़्यादा। राजस्थान का शूरवीरों का इतिहास है, मालूम नहीं ज़्यादा। मैं तो एक प्रोफेसर से पूछा, इतिहास का प्रोफेसर, कि राणा प्रताप जी का राज्यारोहण कहाँ हुआ, नहीं बताए। राणा प्रताप जी का राज्यारोहण हुआ गोकुंदा में, गोकुंदा में हुआ। ऐसा तो ये तो अभी मैं ये भी कहता हूँ कि बप्पा रावल होके गए यहाँ, बहुत बड़ा आदमी। ईस्वीसन 725 700 से 12 से वो गद्दी पे आया और उनका आगे राज रहा बप्पा रावल। बहुत मोटा था, 35 हाथ की धोती लगती थी, 16 हाथ का वो पंजा लगता, ऊपर न रहता वो लगता था, इतना बड़ा था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया, वो तो सिंध से आया, सिंध से आते आते वो मेवाड़ में आया, और जब मेवाड़ में आया तो बप्पा रावल ने उसके साथ जो लड़ाई हुई, और बप्पा रावल ने उसको इतना पीटा, जो ईरान से आया था तो ईरान तक भगाया, ईरान तक दौड़ाया उसको, इतना मारा, इतना पीटा, हमारे लोगों को नहीं मालूम। और आते समय उन्होंने क्या किया, क्योंकि अफगानिस्तान तक अपना देश था, अफगानिस्तान तक। पंडित नेहरू ने उनके किताब में लिखा, अफगानिस्तान में पहले सब हिंदू थे, फिर बाद में बौद्ध बने, और बौद्ध बनने के बाद सब मुस्लिम बन गए। अफगानिस्तान, कंधार है ना, वो तो कंधार, गंधार, हाँ न कंधार न गांधारी, हमारी जी पांडव की, कौरव की माता जी गांधारी, वो गांव की थी, और वो उधर है अभी अफगानिस्तान में, उधर है वो। तो आते आते उन्होंने क्या किया, आते आते उन्होंने 100 मील पर एक पुलिस चौकी की कि फिर कोई आए तो हमको समझ आना, मालूम होना। तो फिर वो आया पंजाब में, और पंजाब में कई दिन रुका वो, तो वो सैन्य के साथ रुका,
सैन्य तो बड़ा होगा, एक गांव सरीका होगा, छोटे गांव सरीका। और फिर वो जो रुका वही ठिकान को नाम पड़ा रावलपिंडी। वो रावलपिंडी पड़ा। तो रावलपिंडी ये बप्पा रावल के नाम से है, ये भी हमारे किसी लोगों को मालूम नहीं, विद्यार्थियों को मालूम नहीं, आचार्य को भी, आचार्य ने कभी हमारे विद्यार्थियों को बोला भी नहीं। और रावलपिंडी के पास 34 किलोमीटर पे हमारी विश्वविद्यालय था तक्षशिला। तक्षशिला रावलपिंडी के पास। हम तो नाम तो सुने, तक्षशिला, नालंदा, शारदा, ये सब नाम सुने हमने, पर वो कहाँ थे ये भी पता नहीं। बाहर के सभी लोग वहाँ आते थे, वहाँ पढ़ते थे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो इतिहास है नए लोगों को बताने के लिए आप टीवी पे भी बता सकते, आपके पास पेपर भी है, फर्स्ट इंडिया भी है, सच, उसको भी आप बेधड़क। तो मुझे लगता है कि सच बेधड़क पे ऐसा एकाधा कॉलम रखो कि जिसमें सब इतिहास एक कॉलम में जाए और तुम्हारा ये सबसे पुरानी बात आ गई तो लोग दिलचस्पी से पढ़ेंगे। पहले वो पढ़ेंगे, बाद में न्यूज़ पढ़ेंगे। तुम ये भी करो, अभी वंदे मातरम शुरू हो गया, अभी किसी को पूरा पाठ नहीं, किसी को आधा पाठ है, 2 कड़वे पाठ है, बाकी पाठ नहीं। तुम एक 4-5 दिन वो छापो पहले पान पे, बच्चे उसका कटिंग करेंगे, जेब में रखेंगे। वो वंदे मातरम का उसका पेपर का कटिंग करेंगे और बच्चे जेब में रखेंगे, आदमी भी जेब में रखेगा और समय मिला तो पढ़ते जाएगा। ये लोगों को पढ़ाने के लिए, उनके ध्यान में आने के लिए और उनको सुविधा होने के लिए ऐसे करे तो उसके वो सब अपना पुराना इतिहास भी संस्कार, अपने भारत देश की जो ऋषि मुनियों के मौलिक विचार है वो भी दे सकते। अपने देश की सभ्यता, अपने देश की सभ्यता, ये सभ्यता था ही। सभ्यता क्यों आई? तो हमारे यहाँ आध्यात्मिक जो है उसका भी एक पगड़ा है, उसका भी हमारे भारत के देश के लोगों पे जरा उसका भी, वो देव धर्म को मानते हैं, प्रवचन जाते हैं, कथा कीर्तन को जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो आध्यात्मिक जो है वो आध्यात्मिक उनको पसंद है। और आध्यात्मिक के कारण, और इधर राजस्थान में तो गौ सेवा ज़्यादा करते हैं, गाय को ज़्यादा मानते हैं। तो इसीलिए उनको धार्मिक प्रवृत्ति, और ये धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उनके पास आध्यात्मिका का जोर है। आध्यात्मिका भी हमारे ऊपर एक संस्कार है और इसके लिए हमारी सभ्यता भी है। ये देखो, अपने भारत ने किसी के भी जगह पर या किसी भी दुनिया के कोई इस पे आक्रमण नहीं किया। हमारे धर्म के लोगों ने भी किसी धर्म से कुछ टेढ़ा बोला नहीं, किसी धर्म से नाम भी नहीं रखा। क्यों? हमारी वो सभ्यता है, हमारे लोगों की सभ्यता है। और जिसके पास सभ्यता होती वो थोड़ा थोड़ा मार भी खाता है। तो गांव में देखो ना, एकाधा सज्जन आदमी रहते उसको कोई भी बोलते, दुर्जनों को कोई बोलता क्या? दुर्जनों को कोई बोलते नहीं, सज्जनों को बोलते। अरे कभी कभी सज्जन का अपमान भी होता, वैसे अपना भी अपना हो बहुत बार। लेकिन सज्जनता जो है और जो सभ्यता है, यही हमारा संस्कार है। और इसीलिए अपने देश पे के खिलाफ
जो लोग बोलते रहते, कुछ भी बोलते, अतः बोलने को अधिकार है, लेकिन ऐसा अधिकार नहीं अपने संविधान ने दिया कि कुछ भी बोलो, किसी में को नाम रखो, किसी की बेइज्जती करो। ये तो संविधान में नहीं, कानून नहीं, तो भी लोग बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? तो ऐसे बोलने से उसको प्रसिद्धि मिलती है, नाम आता पेपर में। सरल बोला कोई तो नहीं नाम, हम विधानसभा में देखते हैं हमेशा के लिए देखते हैं। जो अच्छा भाषण करता है ना, उसका नाम भी नहीं कोई छापता, पर जो हल्ला गुल्ला मचाता है उसका नाम तो पहला आता है। तो लोगों को बोलता है नाम आना है तो कुछ भी बोलो, रोज छापेंगे, रोज हमको दिखाएंगे टेलीविजन पे बोले तो, और नहीं ऐसा बोले तो हमारा तो कोई नाम भी नहीं लगा, कोई नाम भी नहीं लेगा तो हम तो ऐसे रहेंगे। ऐसे भी कई नेता को लगता होगा तो को ऐसे बोलते रहते। मुझे बोला ये तो ठीक नहीं, आपने सभी के रहने से, चलने से, अपने विचारों से लोगों को एक संस्कार हो जाना। किसी ने अपना, आप किसी को अपनों देना है तो उसे अच्छा देना है। वो संस्कार अपने से भी लाता देते रहता है कि अपने से कोई बुरे लोग न बन जाए, बने तो अच्छे लोग बने। यही अपनी भूमिका रहना, ये हमारी देश की भूमिका है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को कवरेज दो और बुरे लोगों को कवरेज मत दो, वो बुरा भूल जाएंगे। और मुझे आपने समाचार पत्र और इलेक्ट्रिक मीडिया के साथ, वेब मीडिया के समाचारों के साथ विचार संस्कृति के संवाद बने, ऐसे उसमें अपेक्षा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सत्कार किया, मुझे याद किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान।